हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से बिहार स्टेट पेपर 1 टीजीटी सोशल साइंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में हमने बिहार स्टेट पेपर 1 टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज का ये डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में नाना भाई डाबर ने स्थापित की थी। और मुंबई में सूती मिल की स्थापना में मुंबई में पतन का होना, पूंजी की उपलब्धता तथा कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट होना और परिवहन और आर्द्र जलवायु जैसे कारकों का विशेष योगदान है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, भारत में सबसे पुरानी तांबे की खान कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, खेतड़ी में। भारत की सबसे पुरानी तांबे की खान राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान पर है। और भारत में हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड एकमात्र तांबा उत्पादक कंपनी है जिसके दो केंद्र हैं, एक तो पूर्वी सिंहभूम में है और दूसरा राजस्थान के खेतड़ी में है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू की और यह देश की अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। और इसके अंतर्गत निम्नलिखित राजमार्गों का उल्लेख किया गया है, जिसमें है एक्सप्रेसवे, दूसरा है पूरब पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा, तीसरा है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, न कि स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। इस वजह से हमारे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहतास। रोहतास जिले में गन्ने का उत्पादन नहीं होता है। गन्ने का उत्पादन मुख्यतः पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर इन सब जगहों पे होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन को विभाजित करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 125 सेंटीमीटर। आर्द्र पतझड़ वन एवं शुष्क पतझड़ वन को 125 सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन अभ्रक का एक प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मास्कोबाइट। मास्कोबाइट बहुत ही उच्च कोटि का अभ्रक होता है और इसे बंगाल के रूबी के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, बिहार की पहली रेल लाइन थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेल मार्ग थी और बिहार में रेल मार्ग का विकास ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 58, 2001 से 2011 के दौरान बिहार की दशकी जनसंख्या वृद्धि दर थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 25.42%। 2001 से 2011 के दौरान बिहार की दशकी जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% थी, जो राष्ट्रीय औसत 17.7% से 7.7% अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम। फिर क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सांप्रदायिक दंगे, महामारी और आतंकवाद, ये तीनों ही मानव जनित आपदा है। फिर क्वेश्चन नंबर 61,
सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा की कमी। वर्षा की कमी के कारण ही सूखा आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफ्रारेड कैमरा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए वर्तमान समय में इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आयताकार। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होनी चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 मार्च 1950 को। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था और जनवरी 2015 में भारत सरकार के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 65, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है और यह प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के बीच संबंध का एक माध्यम है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1986 में। भारत सरकार द्वारा पारित उपभोक्ताओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था और इससे उपभोक्ताओं को बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के संबंध में संरक्षण का अधिकार दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, बजट के दो विस्तृत घटक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। बजट के दो विस्तृत घटकों में बजट प्राप्तियां और बजट व्यय ये दोनों ही शामिल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, भारत का वित्तीय वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आयकर को। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर आता है और प्रत्यक्ष कर वह कर है जो किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को सीधे चुकाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जैकोबिनो को टाइद कहा जाता था। ये जो कथन है वो गलत है क्योंकि जैकोबिनो को सौकुलात कहा जाता था, न कि टाइद। फिर क्वेश्चन नंबर 72, फ्रांस में आतंक का युग कब से कब तक था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1793 से 1794 तक। फ्रांस में आतंक का युग 1793 से 1794 तक था। इस समय रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं कठोर दंड नीति के तरीकों को अपनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 73, कथन ए, मध्य 18वीं शताब्दी में यूरोपीय राज्य वैसे नहीं थे जैसे आज के मानचित्र में दिखाई देते हैं। कारण आर, ये अनेक छोटे छोटे कबीलाई राज्यों, भाषा एवं वर्ग समूहों में बटे थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कथन ए कारण आर की सही व्याख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, सामाजिक और राजनीतिक रूप से यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुलीन वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था और इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। फिर क्वेश्चन नंबर 75, यूरोप में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा वर्ग सबसे बड़ा समूह था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
कृषक वर्ग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा समूह कृषक वर्ग था, जबकि शक्तिशाली जो वर्ग था वो था कुलीन वर्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 76, सूफी विचारधारा के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही है। सूफी विचारधारा के संदर्भ में नीचे दिए गए तीनों कथन सही है। सूफी रहस्यवादी थे। इन्होंने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रचार किया। और तीसरा, भक्ति संतों की तरह ये लोग भी काव्य रचना किया करते थे। ये तीनों ही कथन जो है वो सूफी विचारधारा के संदर्भ में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 दिया गया है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो बीसी का हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट, जो कि दिया गया है 3 में। फिर उसके बाद एडी का हो जाएगा एनो डोमिनी, जो कि दिया गया है 4 में। बीसीई का हो जाएगा बिफोर कॉमन एरा, जो कि दिया गया है 1 में। और सीई का हो जाएगा कॉमन एरा, जो कि दिया गया है 2 में। यानी कि जो ऑप्शन सी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2। फिर क्वेश्चन नंबर 78, हड़प्पा कालीन नगर लोथल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दूसरा, यहाँ से एक इमारत प्राप्त हुई है जहाँ संभवतः हीरे तराशने का कार्य किया जाता था। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो पहला कथन है सिर्फ यही सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में अभिलेख दिया गया है और सूची 2 में प्राप्ति स्थल दिया गया है और हम लोगों को इनका सही क्रम बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कालसी। ये जो अभिलेख है वह मिला था उत्तराखंड से। फिर गिरनार का अभिलेख मिला था गुजरात से। सोपारा अभिलेख मिला था महाराष्ट्र से और मास्की अभिलेख मिला था महाराष्ट्र से। यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 80, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 में पूरा स्थल दिया गया है और सूची 2 में अवस्थिति, और हम लोगों को इसका भी सही क्रम बताना है। तो कोल्डिहवा जो पूरा स्थल है वह आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी ए का 3। चिरांद जो है वो आधुनिक बिहार में स्थित है, यानी बी का 4। गुफ्रकाल ये जो है वो स्थित है आधुनिक कश्मीर में, यानी सी का 2। और पेयमपल्ली जो है वह स्थित है आधुनिक आंध्र प्रदेश में, यानी डी का 1। इस तरीके से जो ऑप्शन सी है, ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 81, भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत में विविधता किन किन रूपों में परिलक्षित होती है? पहला, भाषाई एवं खान पान के रूप में। दूसरा, सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप में। तीसरा, अमीरी गरीबी के रूप में। और चौथा, जाति व्यवस्था के रूप में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा, सिर्फ ये दोनों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, सरकार के काम करने के अलग अलग स्तरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरकार 3 स्तरों राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर व स्थानीय स्तर पर कार्य करती है। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर के सरकार का संबंध संपूर्ण राष्ट्र से होता है। तीसरा, राज्य स्तर के सरकार का संबंध पूरे राज्य से होता है। और चौथा, स्थानीय स्तर के सरकार का मतलब गांव, शहर और मोहल्ले से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये चारों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, ग्राम पंचायत के गठन तथा कार्यवाहियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथन दिया गया है और पहला कथन है, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। दूसरा कथन है, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी हुई होती है तथा प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। तीसरा कथन है, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।
चौथा कथन है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का कार्य सचिव का होता है। तो हम लोगों को बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे कुछ कथन दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि इन कथनों में से कौन से कथन असत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारे देश में करीब 50% ग्रामीण परिवार खेतिहर मजदूर हैं। ये जो कथन है वो गलत है, क्योंकि वर्तमान समय में देश में करीब 40% ग्रामीण परिवार खेतिहर मजदूर है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित देश नेपाल में संविधान निर्माण के लिए हुए संघर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन है 1990 में बना नेपाल का पहला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी। दूसरा, 2008 में राजा की सत्ता को खत्म कर दिया गया। तीसरा, 2007 में नेपाल ने अंतरिम संविधान बनाया और उसके मुताबिक शासन चलाया। चौथा, नेपाल में नया लोकतांत्रिक संविधान सन 2015 में अपनाया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो दूसरा कथन है केवल वो असत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एकीकृत न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब है कि यह सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, किस संस्था को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायपालिका। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गृह मंत्री। गृह मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। देश के मौजूदा कानून या संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी पाई जाती है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रामीण बेरोजगारी एवं रोजगार अनियत है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी पाई जाती है क्योंकि ग्रामीण बेरोजगारी एवं रोजगार अनियत है और भारत की लगभग 68% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि करना है, लेकिन इनको गांव में पूरे समय काम नहीं मिल पाता। इस वजह से भी गांव में बेरोजगारी पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, जनसंख्या वितरण प्रदर्शित करने हेतु सर्वोत्तम विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदु। जनसंख्या वितरण प्रदर्शित करने के लिए सर्वोत्तम विधि बिंदु विधि है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, संचयी आवृत्ति वितरण का आलेख कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओजाई वक्र। फिर क्वेश्चन नंबर 94, दूरस्थ संवेदन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एवलिन फ्रूट द्वारा। यूएस ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च के भूगोलवेत्ता एवलिन फ्रूट ने सबसे पहले दूरस्थ संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग शब्द का प्रयोग किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 95, मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनानी विद्वानों के द्वारा। सर्वप्रथम यूनानी विद्वानों के द्वारा अक्षांश और देशांतर रेखाओं का विकास, पृथ्वी का विभिन्न कटिबंधों में विभाजन और विद्यमान चित्रण का विभाजन किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 96, माल्थस के अनुसार किसी प्रदेश की जनसंख्या के 2 गुणा होने में लगने वाला समय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष।
माल्थस ने बताया कि यदि जीवन निर्वाह के संसाधन का अवरोध न हो तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 97, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक के परिकलन में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिशु मर्त्यता। शिशु मर्त्यता को यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक के परिकलन में शामिल नहीं किया गया है, जबकि जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और वयस्क साक्षरता ये इसमें शामिल किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विस्तार से संबंधित खंड एवं अस्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलर ने। मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विस्तार से संबंधित खंड एवं अस्तर सिद्धांत का प्रतिपादन टेलर ने किया था और टेलर के अनुसार प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि संस्कृति को। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवहन। परिवहन प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता है, यह तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, वाणिज्यिक खेती की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं। ये जो कथन है वह व्यावसायिक कृषि के बारे में सही है। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट पेपर 1 टीजीटी सोशल साइंस के एक और प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह बिहार स्टेट पेपर 1 टीजीटी सोशल साइंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।